आज के क्लास में हम लोग एकाधिकार का अर्थ, एकाधिकार उत्पन्न होने के कारण और एकाधिकार के बाजार के विशेषताओं पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पर परिचर्चा शुरू करने के पहले हम आप लोगों से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे जो हमारे पिछले क्लास पर आधारित है। ये प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एकाधिकार से, इसके बाद इसके कारणों तक पहुंचेंगे और इसके विशेषताओं को समझते हुए हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि टीजीटी और पीजीटी में इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हम लोगों को ये बात पता है कि एकाधिकार बाजार की एक ऐसी संरचना है जिसमें वस्तु के विक्रय व्यवस्था के ऊपर सिर्फ एक विक्रेता का अधिकार होता है। हम लोगों को पता है कि एकाधिकार मोनोपोली शब्द से बना है और मोनोपोली दो शब्दों से बना है, एक मोनो और दूसरा पोली। मोनो का मतलब अकेला होता है और पोली का मतलब विक्रेता से होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एकाधिकारी अकेला विक्रेता होता है। लेकिन एकाधिकार की दशाएं उत्पन्न होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होने के लिए कितनी दशाओं का होना जरूरी है? तो कम से कम दो दशाओं का। कौन कौन? पहला, किसी वस्तु के विक्रय व्यवस्था के ऊपर किसी एक विक्रेता का अधिकार होता है और दूसरा, एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन करता है, जिस वस्तु का विक्रय करता है, उस वस्तु का प्रतिस्थापक वस्तु बाजार में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम लोग एकाधिकार को डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं कि एकाधिकारी अकेला विक्रेता है और एकाधिकारी फर्म, एकाधिकारी विक्रेता जिस वस्तु का विक्रय कर रहा है उसका प्रतिस्थापक वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं रहता है। अब यहाँ ध्यान से सुनना है, ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, जब किसी वस्तु का प्रतिस्थापक वस्तु नहीं रहेगा, जब किसी वस्तु का प्रतिस्थापक वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं रहता है तो उस वस्तु की मांग की आड़ी लोच जीरो हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बोले कि अगर किसी वस्तु का प्रतिस्थापक वस्तु बाजार में नहीं रहेगा तो उस वस्तु की मांग की आड़ी लोच जीरो हो जाएगा। मतलब एकाधिकार के बाजार में मांग की आड़ी लोच शून्य होता है, जीरो होता है। अब चलिए हम लोग एकाधिकार उत्पन्न होने के कुछ कारणों को समझने का प्रयास करें। हम लोग ये जान लिए कि एकाधिकारी अकेला विक्रेता है और एकाधिकार के बाजार में मांग की आड़ी लोच जीरो होता है। जब कोई अकेला विक्रेता होगा तो वह ग्राहकों का शोषण करेगा। एकाधिकारी कीमत स्वीकारक नहीं होगा बल्कि एकाधिकारी मनमाना कीमत निर्धारित करेगा। प्रश्न ये उठता है कि आखिर एकाधिकारी परिस्थितियां या एकाधिकार का बाजार क्यों उत्पन्न होता है? एकाधिकार उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसके तीन आधारभूत कारण हैं। इन तीनों आधारभूत कारणों को हम लोग समझ लें। एकाधिकार उत्पन्न होने के लिए ये तीन कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। पहला, प्राकृतिक कारक। पहला कारक हम लोग देखें, प्राकृतिक कारक। एकाधिकार उत्पन्न करने में कानूनी कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरा कारण है सामाजिक कारण। तो हम लोग देखें कि एकाधिकार
अगर उत्पन्न हो रहा है तो एकाधिकार जैसी स्थितियों को उत्पन्न करने में इन 3 कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो 3 कारण कौन कौन है, हम दोहराते हैं। पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा कानूनी कारक और तीसरा सामाजिक कारक। तो पहले हम लोग समझ लें, एक एक करते हुए समझते चलें कि प्राकृतिक कारक, सामाजिक कारक और कानूनी कारक एकाधिकार जैसा सिचुएशन उत्पन्न करने में कैसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। चलिए पहले प्राकृतिक कारक को हम लोग समझते हैं। हम लोगों को ये बात पता है कि प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं सभी जगहों में एक समान मात्रा में नहीं पाया जाता है। प्रकृति जब इन संसाधनों का वितरण करने लगे तो सभी क्षेत्रों को ये प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं बराबर बराबर मात्रा में प्रदान नहीं की। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध है, विपुल मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कुछ देशों में, कुछ क्षेत्रों में वे प्राकृतिक संसाधन न के बराबर हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ट्रक वगैरह के टंकी में लिखा हुआ देखते हैं कि इराक का पानी महंगा है, पानी कम पियो रानी। मतलब यदि हम लोग पेट्रोल की बात करें, हम लोग डीजल की बात करें, पेट्रोलियम उत्पादों की बात करें, तो ये खाड़ी देशों में, कुछ खाड़ी देशों में प्रचुर मात्रा में है। वही ये जो संसाधन है दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत थोड़े हैं या बिल्कुल नहीं है। तो जिन देशों में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता होगा, उन क्षेत्रों का उन वस्तुओं के ऊपर एकाधिकार हो जाना स्वाभाविक बात है। तो हम लोग अभी जो चर्चा किए कि प्रकृति भी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा कारण कानूनी कारण है। हम लोग सभी देशों में जो पेटेंट कानून है उसको जानते हैं। आज दुनिया के बहुत सारे देशों में पेटेंट कानून है। और पेटेंट कानून क्यों है? तो जो बौद्धिक संपदा है, उस बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए दुनिया के बहुत सारे देश पेटेंट कानून का निर्माण किए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऑथर कोई उपन्यास लिखता है, कोई नई साहित्यिक रचना करता है, तो उस साहित्यिक रचना पर उसका बौद्धिक अधिकार है। अगर कोई साइंटिस्ट अगर नए इंजन का आविष्कार करता है तो उसकी बौद्धिक संपत्ति है। यदि कोई गायक अगर कोई नया गाना गाता है तो उस पर भी उसका अधिकार है। तो इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी देशों में पेटेंट कानून है। और पेटेंट कानून का लाभ उठाकर बहुत सारे उत्पादक एकाधिकारी हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई लेखक है, वो अपने किताब का पेटेंट अधिकार किसी खास प्रकाशक को देता है। मतलब उस किताब का प्रकाशन उस प्रकाशक के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो पेटेंट कानून का लाभ उठाकर बहुत सारे लोग एकाधिकारी हो जाते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक कारण। हम लोगों को पता है कि सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई बार एकाधिकारी बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान समय में देश का जो सुरक्षा उद्योग है उस पर सरकार का अधिकार है। जरा कल्पना कीजिए, अगर सुरक्षा उद्योग पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता तो क्या होता? जितने भी आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको बहुत आसानी से हथियार मिल जाता। अब आज सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे पर देश की सरकार का एकाधिकार है। तो सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए सरकार एकाधिकारी बन जाती है। तो हम लोग एकाधिकार उत्पन्न करने में प्राकृतिक कारक, सामाजिक कारक और कानूनी कारक की क्या भूमिका हो सकता है उसको समझने का एक सार्थक प्रयास किए हैं। अब चलिए हम अपने प्रश्न के तीसरे पार्ट पर आते हैं। हमारा प्रश्न था एकाधिकार की विशेषताओं को बताएं
और एकाधिकार के विशेषता से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी हमारी पैनी निगाह होगा। हम लोग एकाधिकार के विशेषताओं को एक एक करके ध्यान से समझते चलें और उससे क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसे भी देखने का प्रयास करें। चलिए, एकाधिकार के बाजार की पहली विशेषता है अकेला विक्रेता। अकेला विक्रेता हम लोग देख लिए कि जो एकाधिकार का बाजार होता है उसमें अकेला विक्रेता होता है, मतलब एकाधिकारी अकेला विक्रेता होता है। और जब कोई अकेला विक्रेता होगा तो एक स्वाभाविक सी बात है कि एक अकेला विक्रेता पूर्ति पर और कीमतों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। मतलब एकाधिकारी फर्म कीमतों पर और पूर्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। हम लोग पहली विशेषता देखें कि एकाधिकार के बाजार में अकेला विक्रेता होता है, लेकिन क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। लेकिन क्रेता इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वे वस्तुओं के कीमतों को प्रभावित कर सकें। चलिए, एकाधिकार के बाजार के दूसरी विशेषता की ओर आए। एकाधिकार के बाजार में जो प्रतिस्थापक वस्तु है, प्रतिस्थापक वस्तु नहीं होता है, प्रतिस्थापक वस्तु का अभाव होता है। हम लोग चर्चा किए थे कि एकाधिकार के लिए दो नेसेसरी कंडीशन है। पहला, अकेला विक्रेता होना चाहिए और एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसका प्रतिस्थापक वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं रहता है। हम लोगों को ये बात समझ लेना होगा कि प्रतिस्थापक वस्तु क्या है। ये प्रतिपूरक वस्तु से बिल्कुल अलग है। देखिए, इकोनॉमिक्स में जो सवाल होते हैं बड़ी सरल होते हैं, लेकिन यदि उनकी एक अच्छी समझ नहीं हो तो छोटे सवाल में भी हम लोग कई बार उलझ जाते हैं। जैसे अगर प्रतिस्थापक वस्तु और प्रतिपूरक वस्तु को चुनने के लिए दे दिया जाए तो चुनना बड़ा जटिल हो जाएगा अगर दोनों का अर्थ आप नहीं जान रहे होंगे तो। प्रतिस्थापक वस्तु का मतलब है वैसी दो वस्तुएं जिसमें अगर किसी एक का प्रयोग कर लिए तो दूसरे का प्रयोग करने की जरूरत नहीं रहता है। जैसे चाय और कॉफी, जैसे चीनी और गुड़, ये दो प्रतिस्थापक वस्तु हैं। जैसे जूता और चप्पल, ये प्रतिस्थापक वस्तु हैं। लेकिन प्रतिपूरक भी आप जान लीजिए, प्रतिपूरक वस्तु में क्या है। तो प्रतिपूरक वस्तु का मतलब है वैसी दो वस्तु जिसका प्रयोग हम लोग एक साथ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग इंक का और पेन का प्रयोग एक साथ करते हैं तो ये दोनों ही प्रतिपूरक वस्तुएं हैं। जैसे चीनी और चाय पत्ती दोनों का प्रयोग एक साथ करेंगे तो ये प्रतिपूरक वस्तु हो गया। तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि जो एकाधिकार का बाजार होगा उसमें प्रतिस्थापक वस्तु नहीं पाया जाता है। तो हम लोग एकाधिकार की दूसरी विशेषता को देखें। तीसरी विशेषता है एकाधिकार के बाजार का कि यहाँ वस्तु विभेद भी पाया जाएगा। वस्तु विभेद भी होता है और कीमत विभेद भी होता है। कीमत विभेद हम लोग देखें कि एकाधिकार के बाजार में वस्तु विभेद भी होगा और कीमत विभेद भी पाया जाएगा। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर एकाधिकारी फर्म वस्तु विभेद और कीमत विभेद का सहारा क्यों लेता है, या वस्तु विभेद या कीमत विभेद को क्यों अपनाता है। एकाधिकारी का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। ये अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वस्तु विभेद और कीमत विभेद दोनों का सहारा लेता है। हम लोग वस्तु विभेद का मतलब जानते हैं, एक वस्तु का ही रंग बदलकर, एक वस्तु का ही आकार बदलकर, एक वस्तु का सुगंध बदलकर, एक वस्तु का पैकिंग बदलकर वो वस्तु विभेद का प्रयोग करता है। और कीमत विभेद पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे कि एक ही वस्तु है और उसका कीमत दो तरह के बाजार में अलग अलग लेना, एक ही वस्तु है उसका दाम दो तरह के ग्राहक से अलग अलग लेना, ये कीमत विभेद है। तो एकाधिकार का जो बाजार है उसमें वस्तु विभेद भी पाया जाएगा और कीमत विभेद भी पाया जाएगा।
हम लोग 3 विशेषताओं को देख लिए। एकाधिकारी अकेला विक्रेता होता है। दूसरा बात हम लोग देखें कि एकाधिकारी फर्म जो है जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसका प्रतिस्थापक वस्तु नहीं रहता है। और तीसरी विशेषता हम लोग देखें कि यहाँ वस्तु विभेद भी पाया जाएगा और कीमत विभेद भी पाया जाएगा। अब चलिए हम लोग चौथी विशेषता देखते हैं, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। नई फर्मों के प्रवेश पर रोक। एकाधिकार के बाजार में कोई नई फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं कर सकता है। हम लोग चर्चा किए थे, पेटेंट कानून की बात किए थे, सामाजिक कारणों की बात किए थे, तो बहुत सारी शक्तियां एकाधिकारी के पास है जिसके कारण एकाधिकार के बाजार में कोई नई फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब देखिए यहां से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एकाधिकार का जो बाजार होता है उसमें फर्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता है। क्वेश्चन रहेगा वह कौन सा बाजार है जिसमें फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका जवाब हम लोग देंगे कि वह बाजार एकाधिकार का बाजार है। एकाधिकार के बाजार में फर्म में और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता है। अगर कोई आपसे जानना चाहे कि आखिर फर्म और इंडस्ट्री एक क्यों होते हैं, हम लोग जानते हैं कि एकाधिकार के बाजार में कोई नई फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं कर सकता है। यही कारण है कि जो फर्म है वही इंडस्ट्री कहलाता है, जो इंडस्ट्री है वही फर्म कहलाता है। एक ऑब्जेक्टिव हम लोग देखें कि वह कौन सा बाजार है जिसमें मांग की आड़ी लोच 0 होता है। तो हम लोग देखें कि वह बाजार एकाधिकार का बाजार है जिसमें मांग की आड़ी लोच 0 होता है। फिर प्रश्न अगर रहे कि मांग की आड़ी लोच 0 क्यों होता है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा क्योंकि एकाधिकार के बाजार में प्रतिस्थापक वस्तु नहीं होता है, इसलिए एकाधिकार के बाजार में मांग की आड़ी लोच 0 होता है। वह कौन सा बाजार है जिसमें फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता है? वह बाजार एकाधिकार का बाजार होता है। हम लोग इसकी 5वीं विशेषता देख लिए कि फर्म और उद्योग में अंतर नहीं, उद्योग में अंतर नहीं होता है। मतलब जो फर्म रहता है वही उद्योग कहलाता है, जो उद्योग होता है वही फर्म कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नई फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं कर सकता है। चलिए हम लोग एकाधिकार के बाजार की 6ठी विशेषता की ओर आए। एकाधिकार के बाजार में मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होता है। एकाधिकार के बाजार में मांग वक्र की ढाल कैसा होगा? तो ऋणात्मक होगा। थोड़ा सा हम लोग डायग्राम भी देख लें, डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करें कि एकाधिकार के बाजार में मांग वक्र किस आकार का होगा, और हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि AR और MR की आकृति कैसी होती है। हालांकि हम लोग अपने पिछले क्लास में ये चर्चा कर चुके हैं कि एकाधिकार के बाजार में TR, AR और MR की आकृति किस प्रकार की होती है। चलिए एकाधिकार के बाजार में हम लोग मांग वक्र बनाए। बार बार कुछ चीजों को हम रिपीट करते रहते हैं, जैसे जो AR वक्र है यही मांग वक्र कहलाता है, और AR वक्र की ढाल ऋणात्मक है, नेगेटिव स्लोप का है। ये आप देख सकते हैं कि AR वक्र के ठीक नीचे MR वक्र है। मतलब आप इसकी 7वीं विशेषता कह लीजिए कि एकाधिकार के बाजार में AR ग्रेटर देन होता है MR। मतलब यदि कोई एकाधिकारी एक अतिरिक्त इकाई को अगर बेचना चाहेगा तो उसे अपने कीमतों को कम करना होगा। हम लोग
जो ए आर और एम आर में जो रिलेशन देखे, पिछले क्लास में हम लोग इस रिलेशन पर भी बात किए थे। एकाधिकार के बाजार में ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर होता है। हम लोग साबित भी किए थे कि एकाधिकार के बाजार में ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर होता है। इसी को हम लोग इस रूप में भी लिखे थे कि एम आर इक्वल टू ए आर 1 माइनस 1 बटा ईडी। इन संबंधों को हम लोग साबित कर चुके हैं। हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम आर इक्वल टू ए आर ईडी माइनस 1 बटा ईडी। अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए आर, तो हम लोग यहाँ जो समझना था हम लोग समझ चुके कि ईडी ए आर और एम आर में एकाधिकार में रिलेशन को हम लोग दर्शाए, ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। एकाधिकार के बाजार में मांग वक्र की ढाल किस पर निर्भर करता है? तो मांग की लोच पर निर्भर करता है। अगर प्रश्न रहे कि एकाधिकार के बाजार में मांग वक्र की ढाल किस पर निर्भर करेगा, तो इसका जवाब होगा कि ये मांग की लोच पर निर्भर करेगा। एकाधिकार के बाजार में मांग वक्र किस पर निर्भर करेगा? तो मांग की लोच पर निर्भर करेगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इसकी अगली विशेषता। एकाधिकार के बाजार में हम लोग मांग वक्र के बारे में देखें कि ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र होता है। चलिए हम लोग एकाधिकार के बाजार की 9वीं विशेषता को समझने का प्रयास करें। एकाधिकारी कीमत और पूर्ति पर नियंत्रण करता है। एकाधिकारी का कीमत और पूर्ति पर नियंत्रण रहता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना है, इससे बार बार प्रश्न बने हैं कि एकाधिकारी फर्म अपने कीमतों पर और सप्लाई पर नियंत्रण करता है, लेकिन एकाधिकारी फर्म कीमत और पूर्ति दोनों में एक साथ नियंत्रण कभी नहीं कर सकता है। या तो वो पूर्ति पर नियंत्रण करेगा या तो कीमत पर नियंत्रण कर सकेगा। अगर वो ज्यादा बेचना चाहेगा तो कीमत को कम करना होगा। मतलब एकाधिकारी फर्म कीमत और पूर्ति दोनों पर कभी भी एक साथ नियंत्रण नहीं कर सकता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या एकाधिकारी फर्म कीमत और पूर्ति दोनों पर नियंत्रण एक साथ? ऑप्शन रहेगा कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देख लिए कि कीमत और पूर्ति दोनों पर एक साथ नियंत्रण एकाधिकारी फर्म कभी भी नहीं कर सकता है। हम लोग ये भी चर्चा किए कि एकाधिकार के बाजार में फर्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता है। एकाधिकार के बाजार में मांग की आड़ी लोच शून्य होता है। एकाधिकार के बाजार में प्रतिस्थापक वस्तु नहीं पाया जाता है। ये तमाम विशेषताओं को देख लिए। अब इन विशेषताओं के अलावे एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे हमेशा प्रश्न रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे माध्यमों से हमसे प्रश्न भी किया था कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार और एकाधिकार के बाजार में अल्पकाल और दीर्घकाल में कुछ अंतर है? चलिए देर ही सही उन लोगों के प्रश्नों को हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहेंगे, उसका एक उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे। हम लोग ये चर्चा किए थे, बहुत विस्तृत चर्चा किए थे। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में अल्पकाल में एक फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और असामान्य हानि में से कुछ भी मिल सकता है। लेकिन दीर्घकाल की बात किए थे पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में,
कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म को सिर्फ क्या मिलेगा, तो सामान्य लाभ मिलेगा। लेकिन आप एकाधिकार से इसको जोड़िए। एकाधिकार में अल्पकाल में तीनों चीज मिल सकता है। एकाधिकार के बाजार में अल्पकाल की जब बात करेंगे तो एकाधिकारी को सामान्य लाभ भी मिल सकता है। सामान्य लाभ, एकाधिकारी को अल्पकाल में सामान्य लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी, और अल्पकाल में असामान्य हानि भी हो सकता है। बहुत लोगों के दिमाग में है कि एकाधिकारी अकेला विक्रेता है जो उसको हानि नहीं होता होगा। एकाधिकारी कीमत पर नियंत्रण कर सकता है, एकाधिकारी पूर्ति पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन एक साथ नियंत्रण नहीं कर सकता है। हम लोगों के दिमाग में ये बात बार बार आता है कि एकाधिकारी है मतलब सिर्फ उसको असामान्य लाभ या सामान्य लाभ ही होता होगा अल्पकाल में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उसे अल्पकाल में असामान्य हानि का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अल्पकाल में समय बहुत कम होता है। एकाधिकारी मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित करने की क्षमता अल्पकाल में नहीं रखता है। एकाधिकारी फर्म पूर्ति को मांग के अनुरूप घटाने बढ़ाने की क्षमता अल्पकाल में नहीं रखेगा, इसलिए उसको तीनों में कुछ भी मिल सकता है, या तो असामान्य लाभ, या तो सामान्य लाभ, या तो असामान्य हानि। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान से समझना है, दीर्घकाल जैसे ही आएगा, लॉन्ग पीरियड की बात अगर हम लोग करेंगे तो एकाधिकारी को सिर्फ और सिर्फ असामान्य लाभ मिलेगा, असामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। ये बात ध्यान देना है कि दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को सिर्फ असामान्य लाभ मिलता है। क्यों असामान्य लाभ मिलता है? क्योंकि दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म पूर्ति को मांग के अनुरूप आसानी से घटा सकता है और बढ़ा सकता है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे उसको हम लोग देखे। एक प्रश्न हम स्पष्ट कर चुके थे, फिर भी इसको लिख दें कि यहाँ आड़ी लोच क्या होगी, तो एकाधिकार के बाजार में एकदम स्पष्ट जान लीजिए, मांग की आड़ी लोच शून्य होगा, नगण्य होगा, 0 होगा। तो हम लोग आज अपने क्लास में 3 प्रश्नों को ढूंढे, एकाधिकार का अर्थ जाने, एकाधिकार उत्पन्न होने के कारणों को देखे और एकाधिकार के बाजार के विशेषताओं पर एक विस्तृत विमर्श भी किए। आप सभी लोगों से हमारा बार बार निवेदन होता है कि हम जो भी प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा करते हैं उसका जवाब आप जरूर दीजिए। हम लोग किसी भी टॉपिक से, जब हम लोग एकाधिकार शुरू किए हैं, जब हम लोग बाजार शुरू किए हैं, तो इस टॉपिक से जितने भी तरह के टॉपिक बन सकते हैं, जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, हम सारे प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत रहेंगे। आप लोग अपने पढ़ाई के क्रम को धारदार बनाइए, खूब आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।